Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss Fundamental Rules Part 2, Rule 10 to 18. Already in Part 1 video related to the Fundamental Rules, already I have discussed Rule 1 to 9. So my friends, please subscribe my channel, like my video, share my video and comment it. According to your comment, I will rectify myself in my subsequent videos. Also in description box, my Telegram channel link is there. Please click on it and join my channel so that you can avail all the videos. Now I am going to start Fundamental Rules Part 2, Rule 10 to 18. Fundamental Rule 10, Medical Certificate of Health essential for appointment in government. Except as provided by this rule, no person may be appointed in India to a post in government service without a medical certificate of health. When a person enter into the government job, then he or she must submit medical certificate. जब एक पर्सन गवर्नमेंट पोस्ट में एंट्री होता है तब उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है. So the central government may make rules prescribing the form in which medical certificate should be prepared. इसके लिए एक फॉर्म है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा, शुड बी प्रिपेयर्ड. एंड द पर्टिकुलर मेडिकल और अदर ऑफिसर्स बाय हुम दे शुड बी साइंड. चाहे कोई भी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सर्जन और एनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका साइन रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, राइट. तो कोई भी एंट्रेंट, कोई भी पर्सन जब गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करता है, ये जरूरी है. इट इज़ वेरी एसेंशियल वन टू सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट. इट मे इन इंडिविजुअल केसेस डिस्पेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट and may by general orders exempt any specified class of government servant from the operation of this rule. यदि कोई ऐसी एनी स्पेसिफिक और जनरल ऑर्डर में एग्जेम्प्ट किया जाता है कॉन्सर्न एम्प्लॉई को कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना है, तब उसमें एग्जेम्प्ट होगा, राइट. जब कोई ऐसा जनरल ऑर्डर होगा और स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, उसमें मेंशन होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है बेसिकली न्यू एंट्रेंट के लिए, तब मेडिकल सर्टिफिकेट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट. मगर उसके लिए एक ऑर्डर इशू होगा. यदि ऑर्डर इशू नहीं है, बेसिकली कॉमन केस में कोई भी न्यू एंट्रेंट, कोई भी पर्सन जब गवर्नमेंट पोस्ट में एंट्री करता है, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है. ओके, आपको रूल भी याद रखना है, फंडामेंटल रूल 10. ओके, इसके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म है. ओके, उसमें बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली प्रोवाइड बाय द मेडिकल ऑफिसर. ओके, आप बेसिकली जांच के बाद वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेंगे और आपको जमा करना है, राइट. नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट इन एंटिसिपेशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द प्रेसिडेंट has been pleased to delegate powers to the administrative ministries and the Comptroller and Auditor General CAG of India to authorize in relaxation of FR 10. ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एक डेलीगेशन पावर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ को एंड CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को वो दिए हैं कि FR 10 जो फंडामेंटल रूल 10 है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है रिलेटेड टू द मेडिकल सर्टिफिकेट. क्या रिलैक्सेशन होगा देखेंगे. द ड्रायल ऑफ पे एंड अलाउंसेस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स टू गवर्नमेंट सर्विस विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ. जो एक्चुअली डेलीगेट पावर्स है जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को एंड CAG ऑफ इंडिया को कि FR 10 में बेसिकली रिलैक्सेशन मिलेगा. तो किस तरीके का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि आपको the drawal of pay and allowances for a period not exceeding 2 months in respect of fresh recruits to government service without a medical certificate of health. जो फर्स्ट 2 months आपका पे को होल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है. आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो जो इनिशियल 2 months के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, तो फॉर इनिशियल 2 months के लिए आपका पे को होल्ड नहीं किया जाएगा.
मगर वो 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 मंथ्स के अंदर न्यू एंट्रेंट को, ये जो रूल है एक्चुअली न्यू एंट्रेंट को 2 मंथ्स के अंदर ही मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। और ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो बेसिकली यहाँ पर देखिए नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जो डेलीगेट पावर्स है बेसिकली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट दिए हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को एंड CAG ऑफ इंडिया को रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन ऑफ FR10 कि इनिशियल 2 मंथ्स में न्यू एंट्रेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट देना है और उसमें फॉर इनिशियल 2 मंथ्स एक्चुअली द ड्रायल ऑफ पे एंड अलाउंसेस को होल्ड नहीं किया जाएगा, पे एंड अलाउंसेस को होल्ड नहीं किया जाएगा और 2 मंथ्स के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट देना है और उससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट। उसके बाद देखेंगे इफ द पर्सन कंसर्न्ड इज सब्सिक्वेंटली मेडिकली अनफिट his services should be terminated after the expiry of the period of 1 month from the date of communication to him of the findings of the medical officer or medical board if no appeal for a second medical examination। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि द कंसर्न एम्प्लॉय मेडिकली अनफिट है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर की मेडिकल बोर्ड ने इन्फॉर्म किया कि कंसर्न एम्प्लॉई जो कंसर्न न्यू एंट्रेंट है वो मेडिकली अनफिट है, तो जिस डेट में एक्चुअली न्यू एंट्रेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा, जिस डेट में, उससे 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली उसका जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखना है जब मेडिकली अनफिट होगा सब उसको चाहे मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर करेगा कि मेडिकल ऑफिसर डिक्लेयर करेगा, और जिस डेट में इन व्हिच डेट एक्चुअली इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू द कंसर्न एम्प्लॉई, देन उसी डेट से, जिस डेट में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप मेडिकली अनफिट हो, उसी डेट से आप 1 मंथ काउंट कर लो, ऑटोमेटिकली 1 मंथ के बाद उसका जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बेसिकली ड्यू टू मेडिकली अनफिट हिज सर्विसेज शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये जो 1 मंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, जिस डेट में उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू हिम, जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉई को कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप मेडिकली अनफिट हो, और उसी से 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो नेक्स्ट पार्ट, एंट्री इन सर्विस बुक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट को सर्विस बुक में रखा जाता है, उसके ऊपर देखेंगे द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फर्निश्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट and it should be kept in safe custody along with other documents connected with its service career। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो न्यू जो अपॉइंटी है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट को उसका सर्विस बुक में रखा जाएगा। हाउएवर an entry in its सर्विस बुक में बी मेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो सर्विस बुक में एंट्री होगा कि जो न्यू अपॉइंटी है, जो न्यू अपॉइंटी का सर्विस बुक में मेंशन होगा कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है और मेडिकली फिट है, और वहाँ पर किसका सिग्नेचर रहेगा, हेड ऑफ द ऑफिस का सिग्नेचर रहेगा, दैट ही हैज़ फर्निश्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है किसका सिग्नेचर रहेगा जब उसको सर्विस बुक में एंट्री किया जाएगा। सर्विस बुक में एंट्री किया जाएगा और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी इट मस्ट बी केप्ट विद इन द सर्विस बुक, राइट। एंड जब सर्विस बुक में एंट्री होगा वो किसका सिग्नेचर रहेगा ना, हेड ऑफ द ऑफिस का सिग्नेचर रहेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट। चलो FR11 को चलेंगे। एम्प्लॉई एट डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, द होल टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच पेज हिम, ही मे बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी विदाउट क्लेम फॉर एडिशनल रेम्यूनरेशन। ये जो ये यहाँ पर क्या दिया है, जब आपका कोई भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल आपको अपॉइंट कर दिया गया लेक्चर पोस्ट में, आपका अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें आपको विभिन्न ड्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी आपको असाइन किया जाएगा। चाहे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हो, कि आप आपका जो सब्जेक्ट है, आपका स्ट्रीम है, उसमें आप ट्रेनर हो सकते हो, तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा आपका पोस्ट के हिसाब से। टीचिंग तो कॉमन है, उसके बाद आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हो, कि आप एक ट्रेनर हो सकते हो, कि और कोई
ड्यूटी आपको असाइन किया जाता है, मगर उसमें आपको एडिशनल रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका पोस्ट फिक्स हो गया, ठीक है, और आपका जो पे भी फिक्स हो गया, और उसमें जो बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी असाइन कर सकते हैं, मगर आपको उसमें एडिशनल रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। रूल 11 है, द होल टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच पेज हिम, ही मे बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर, ही मे बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी विदाउट क्लेम फॉर एडिशनल रेम्यूनरेशन। तो आपको विभिन्न तरीके का ड्यूटी असाइन किया जाएगा आपका पोस्ट के हिसाब से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, तो मगर उसमें आपको एडिशनल रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये है FR 11। नेक्स्ट वन FR 12A, ये भी बहुत ही, FR 12 को एक्चुअली डिलीट कर दिया गया, यहाँ पर क्लियर दिया है। अभी FR 12A सीज टू होल्ड लियन, लियन के ऊपर है, मेरा जो लियन के ऊपर एक वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीज टू होल्ड लियन FR 12A unless in any case it is otherwise provided in these rules, a government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, क्लियर। यदि आप अर्लियर पोस्ट में आप इट मीन्स लियन ले चुके हो, अभी जो न्यू पोस्ट में लियन क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अर्लियर पोस्ट के ऊपर जो लियन था वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली ऑन बोथ पोस्ट एक्चुअली लियन शुड नॉट बी अप्लाइड। साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा, अर्लियर पोस्ट के ऊपर लियन था, अभी आप न्यू पोस्ट को आगे न्यू पोस्ट के ऊपर अभी लियन है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अर्लियर पोस्ट था उसके ऊपर जो लियन था वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है, हमको यहाँ पर याद रखना है कि साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा। इट मीन साइमल्टेनियसली द लियन शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन टू पोस्ट, ओके, क्लियर। If already lion already created on earlier post, now on the new post again it means lion is created, तो automatically in earlier post lion must be seized। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा। अर्लियर पोस्ट में ऑटोमेटिकली जब न्यू पोस्ट में लियन क्रिएट हो गया, अर्लियर पोस्ट में लियन को सीज कर दिया जाएगा, राइट। ये FR 12A है। तो चलो नेक्स्ट देखेंगे FR 13, retain the lien। A government servant who has acquired lien on a post retains the lien on that post while performing the duties of that post। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जब आप while performing the duty, जब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आप ड्यूटी कर रहे हो, उसके ऊपर एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली लियन है, वो पोस्ट के ऊपर लियन है, तो बेसिकली और कोई भी बेसिकली न्यू एंट्रेंट को वो पोस्ट एक्चुअली के ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट पोस्ट, जब एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ओके, उसके ऊपर ऑलरेडी लियन क्रिएट हो चुका है, राइट, तो उसी पोस्ट में और किसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट वन, वाइल ऑन फॉरेन सर्विस और होल्डिंग ए टेम्पररी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट। जब कोई कंसर्न एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में गया है, कि कोई टेम्पररी पोस्ट में काम कर रहा है और कोई अनदर पोस्ट में ऑफिशिएट कर रहा है, तो उसका जो पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन है, तो आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर और किसको एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि आप फॉरेन सर्विस में अदर डिपार्टमेंट को चले गए, ये टेम्पररी पोस्ट में चले गए, कोई एनी अदर पोस्ट में आप ऑफिशिएट कर रहे हो, तो आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी लियन है, तो आपका पेरेंट पोस्ट में और किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विथ हिज टाइटल टू ए पोस्ट ऑन ए लोअर पे। तो आपका जब ट्रांसफ़र होगा तो बेसिकली हायर पोस्ट में ही ट्रांसफ़र होगा, लोअर पोस्ट में तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, हायर पोस्ट में ट्रांसफ़र होगा। इन विच केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट, okay, in which case his lien is transferred to the new post from the date on which he is relieved of his duties in the earlier post। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो अंडरलाइन कर दिया। जब आपका ट्रांसफ़र होता है एक पोस्ट से और एक पोस्ट को,
एक पोस्ट से हायर पोस्ट को, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो जब इमीडिएटली आपका अर्लियर पोस्ट में आपको रिलीव कर दिया जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपका न्यू पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो वही है, हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट। जो न्यू पोस्ट को कब लियन ट्रांसफर होगा ना, फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द अर्लियर पोस्ट। जब अर्लियर पोस्ट में आपको रिलीव कर दिया जाएगा तो इमीडिएटली आपका न्यू पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफ़र के ऊपर दिया है, राइट। जब ट्रांसफ़र होगा तो हायर पोस्ट को ही ट्रांसफ़र होगा, तो जब हायर पोस्ट को ट्रांसफ़र होता है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। जब अर्लियर पोस्ट में आपको रिलीव कर दिया जाएगा तो जब रिलीव कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली आपका न्यू पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो इन विच केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन को अंडरलाइन करें। इन विच केस हिज लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द अर्लियर पोस्ट। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। तो ये जो सेंटेंस में अंडरलाइन कर रहा हूँ, लियन इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द अर्लियर पोस्ट, ओके। व्हाइल ऑन लीव, जब आप लीव में, नेक्स्ट जो बी डी है, जब आप लीव में चले जाते हो तो बेसिकली लीव पीरियड में आपका पोस्ट के ऊपर और किसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, और लीव पीरियड खत्म होने के बाद आप उसी पोस्ट में आप फिर आपका एज यूजुअल आप ड्यूटी को परफॉर्म करोगे। आप लीव में चले गए, ठीक है, लीव आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव पीरियड, देन अगेन जस्ट यू विल डू वर्क ऑन द सेम पोस्ट, क्योंकि सेम पोस्ट के ऊपर आपका पोस्ट के ऊपर क्या है, लियन है। तो उसी पोस्ट में एक्चुअली आप लीव ले लिया, तो ये नहीं है कि आपका पोस्ट के ऊपर और किसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। तो लीव के ऊपर जब लीव पीरियड होता है उसमें आपका पोस्ट के ऊपर लियन होता है, तो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव देन एज यूजुअल मैनर यू डू द वर्क ऑन द सेम पोस्ट। सस्पेंशन, व्हाइल अंडर सस्पेंशन, बेसिकली जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है और कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा, क्योंकि देन अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब कंसर्न एम्प्लॉय का बेसिकली उसको फिर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, तब उस केस में वो उसी पोस्ट में काम करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइल ऑन लीव पीरियड एंड व्हाइल अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन पीरियड में भी पोस्ट के ऊपर क्या रहेगा, लियन बना रहेगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और देन ऑटोमेटिकली जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर उसी पोस्ट में फिर एज यूजुअल मैनर आप उसी पोस्ट में काम करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइल ऑन लीव एंड व्हाइल अंडर सस्पेंशन। मेरा लीव के जो लियन के ऊपर वीडियो है आप देख लीजिए, ये सब को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको भी याद रखना है। यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आपके पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा और इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेन यू रीइंस्टेटेड इन द सेम पोस्ट एंड एज यूजुअल मैनर यू डू द वर्क, क्योंकि उसी पोस्ट के ऊपर लियन था, राइट। तो ये पूरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। बेसिकली ये 13 रिटेन द लियन, कहाँ पर एक्चुअली लियन बना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़, और कोई भी फॉरेन सर्विस और टेम्पररी पोस्ट और अनदर पोस्ट में ऑफिशिएट कर रहे हो, आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन बना रहेगा। और जब कोई न्यू पोस्ट को, जब हायर पोस्ट को आपका ट्रांसफ़र होता है तो इमीडिएटली जब आप अर्लियर पोस्ट में रिलीव आपको कर दिया जाता है तब आपका न्यू पोस्ट के ऊपर लियन क्रिएट हो जाएगा। और जब आप लीव ले जाते हो, सपोज प्रोलॉन्ग लीव में आप चले गए, तो आपका पोस्ट के ऊपर और किसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका पोस्ट के ऊपर लियन है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लीव अगेन यू डू वर्क ऑन द सेम पोस्ट, आपका पोस्ट के ऊपर आप काम करोगे। तो सस्पेंशन के ऊपर अभी बताया, ठीक है। अगेन आपका रीइंस्टेटमेंट वही पोस्ट में होता है, ओके। सस्पेंशन एक टेम्पोररी पीरियड है और फिर आपका रीइंस्टेटमेंट सेम पोस्ट में होगा, ओके। ये नहीं कि सस्पेंशन पीरियड में आपका पोस्ट के ऊपर और किसको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड में आपका पोस्ट के ऊपर लियन है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिटेन्ड। यहाँ पर दो सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम लियन को रिटेन नहीं कर सकते। फर्स्ट वन,
where a government servant has proceeded on immediate absorption basis to a post or service outside his service or cadre or post in the government from the date of absorption. जब आपका इमीडिएट अब्जॉर्प्शन हो जाता है और आउटसाइड ऑफ हिज सर्विस और कैडर और पोस्ट में, तब इस केस में एक्चुअली आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर इट मीन्स लियन नहीं रहेगा पेरेंट पोस्ट के ऊपर. तो आपको याद रखना है इमीडिएट अब्जॉर्प्शन केस में आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन नहीं रहेगा. इट मीन्स आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट नहीं कर सकते. तो वही दिया है वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज प्रोसीडेड ऑन इमीडिएट अब्जॉर्प्शन बेसिस टू ए पोस्ट और सर्विस आउटसाइड हिज सर्विस. ये आउटसाइड हिज सर्विस और कैडर और पोस्ट इन द गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, जिस डेट में आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व कर दिया गया, सपोज आउटसाइड हिज सर्विस और आउटसाइड हिज कैडर और आउटसाइड एनी पोस्ट ओके इन द गवर्नमेंट, तो इस केस में आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होगा, लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. तो इमीडिएट ऑब्जर्वेशन केस में आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर बेसिकली लियन नहीं रहेगा. और एक है आप फॉरेन सर्विस में चले गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फॉरेन सर्विस में चले गए और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट, सपोज आपको डेपुटेशन में भेजा गया है 5 ईयर्स कि आपको फॉरेन सर्विस में भेजा गया है 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा आप तो बिना गवर्नमेंट ऑर्डर से आप वहाँ पर रह गए और मोर देन 5 ईयर्स आप काम किए. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर आपको 5 ईयर्स के लिए फॉरेन सर्विस में भेज दिया गया कि डेपुटेशन में भेज दिया गया, मगर क्या हुआ ना, विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर आप वहाँ पर मोर देन 5 ईयर्स काम किए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. तो वही चीज़ दिया है ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट. ओके, एडमिसिबल अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो आपको ऑर्डर इशू होगा, आपको जितने दिन के लिए आपको फॉरेन सर्विस में भेजा गया है और डेपुटेशन में भेजा गया है, आप उतना दिन काम करना है और फिर आपको पेरेंट पोस्ट को आपको रिवर्ट करना है. आपको 5 ईयर्स के लिए भेजा गया मगर मोर देन 5 ईयर्स आप काम किए, तो ऑटोमेटिकली जितना गवर्नमेंट ऑर्डर में था 5 ईयर्स था, 5 ईयर्स में आप ज़्यादा काम किए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा. राइट, तो ये दो चीज़, एक इमीडिएट ऑब्जर्वेशन और एक है बेसिकली ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट. यदि आप काम करते हो तो ऑटोमेटिकली इमीडिएट ऑब्जर्वेशन केस में पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा और बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन, वहाँ पर भी पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन टर्मिनेट हो जाएगा. राइट, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है. नेक्स्ट वन FR 14 डिलीटेड है. अच्छा, FR 14A को चलेंगे. टर्मिनेशन ऑफ लियन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 13. अभी हम रूल 13 में दो चीज़, इमीडिएट ऑब्जर्वेशन और आप डेपुटेशन में आपको फॉरेन सर्विस में भेजा गया मगर बियॉन्ड द लिमिट आप काम किए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. और एक क्लॉज डी नीचे में देखेंगे, ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन ए पोस्ट मे इन नो सर्कमस्टांसेस बी टर्मिनेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे इन नो सर्कमस्टांसेस बी टर्मिनेटेड इफ द रिजल्ट विल बी टू लीव हिम विदाउट ए लियन अपॉन ए रेगुलर पोस्ट. इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. कभी कभी क्या है, आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन कर लिए और आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट था आपको रिलीव कर दिया और रिलीव ऑर्डर में ये भी मेंशन कर दिया कि आपको पेरेंट पोस्ट में लियन नहीं मिलेगा. आप लियन के लिए भी अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट केस आप लियन के लिए अप्लाई नहीं किया आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर. और अदर केस में क्या है, आपको रिलीव कर दिया गया मगर उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन नहीं है, आप न्यू पोस्ट में चले गए. मगर ये है कब आप जब तक आपका न्यू पोस्ट में बेसिकली आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है और न्यू पोस्ट में आपका परमानेंट नहीं हुआ है, तब आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट लियन नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा कि कंसर्न एम्प्लॉय लियन अप्लाई नहीं किया और ये रिलीव ऑर्डर में हम मेंशन कर दिया कि उसको बेसिकली पेरेंट पोस्ट में आपको लियन नहीं मिलेगा. तो आपको याद रखना है, आप एक बार न्यू पोस्ट में चले गए, आपका वहाँ पर प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिटर्न कर सकते हो, आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिवर्ट कर सकते हो, चाहे आप लियन के लिए अप्लाई किया कि नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी हम ये सोचते हैं मैं तो लियन के लिए अप्लाई नहीं किया कि मुझे जो रिलीव ऑर्डर दिया मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट उसमें मेंशन कर दिया कि आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर लियन नहीं है. तो ये नहीं है. आप कोई भी न्यू पोस्ट में चले गए, आप तो हायर पोस्ट में जाओगे
आप न्यू पोस्ट में चले गए मीन्स वहाँ पर आपका मीन्स प्रोबेशन पीरियड के टाइम में आप रिवर्ट कर सकते हो। यदि आपका न्यू पोस्ट में आपका परमानेंट हो गया, आपका प्रोबेशन क्लियर हो गया, तब ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि आपका पेरेंट पोस्ट के ऊपर जो लियन था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, कि आपका पेरेंट पोस्ट में आप रेजिग्नेशन दे दिए। ओके, मगर कभी कभी हम कंफ्यूजन होते हैं कि मेरा पेरेंट पोस्ट में मैं लियन के लिए अप्लाई नहीं किया, कि मैं लियन के लिए अप्लाई किया और मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कि मेरा रिलीव ऑर्डर में मेंशन कर दिया गया कि आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर आपको लियन नहीं मिलेगा, आपका जो न्यू पोस्ट से आप रिवर्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है, आपको याद रखना है, चाहे आप अप्लाई किया चाहे अप्लाई नहीं किया, कि आपका रिलीव ऑर्डर में क्या लिखा गया, ये नहीं है। आप जब तक आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, तब आप जब चाहोगे, आपका न्यू पोस्ट में आप कंफर्ट फील नहीं किए, ओके, इस केस में आप आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट कर सकते हो। जब तक आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है, आपका पेरेंट पोस्ट को आप रिवर्ट कर सकते हो, चाहे आप लियन के लिए अप्लाई किया कि नहीं, चाहे आपका रिलीव ऑर्डर में जो भी लिख दिया पेरेंट डिपार्टमेंट ने आपको मीन्स लियन नहीं मिलेगा इस पोस्ट में, तो ये नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये वही है, इसको याद रखना है। बी जो 14A बी है डिलीट है, 14A FR 14A सी जो है डिलीटेड है, आपको FR 14A को रिमेंबर करना है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। और एक बीट डी में देखेंगे, ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन ए पोस्ट शाल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन हिज एक्वायरिंग ए लियन ऑन अनदर पोस्ट। जब आप अनदर पोस्ट में चले गए और जब न्यू पोस्ट में आपका लियन क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट पोस्ट था उसमें लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दो पोस्ट के ऊपर लियन नहीं बना रहेगा। आप अनदर पोस्ट में आपका न्यू पोस्ट में लियन क्रिएट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका अर्लियर पोस्ट में लियन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वही दिया है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लियन ऑन ए पोस्ट शाल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन हिज एक्वायरिंग ए लियन ऑन अनदर पोस्ट वेदर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड द कैडर ऑन व्हिच ही इज बर्न। आप कोई आउटसाइड कैडर को चले गए, ठीक है, आउटसाइड कैडर में हायर पोस्ट में चले गए, और जो न्यू पोस्ट में आपका लियन क्रिएट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेरेंट पोस्ट था उसके ऊपर जो लियन था उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट। चलो ठीक है, अभी देखेंगे FR 14 भी ट्रांसफर ऑफ लियन के ऊपर देखेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 15 द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट इन द सेम कैडर। द लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट टू व्हिच द लियन रिलेट्स। जो रूल 15 उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आपको वन पोस्ट से अनदर पोस्ट को आपको ट्रांसफ़र कर दिए सेम कैडर में, तब ये जो दिया है, द लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट टू व्हिच द लियन रिलेट्स। क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर से आपको एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट को आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो अभी आप न्यू पोस्ट में काम कर रहे हो, तो मगर जब न्यू पोस्ट में आप काम कर रहे हो, जो आपका पेरेंट पोस्ट था उसके ऊपर एक्चुअली लियन है। अभी न्यू पोस्ट में आप काम कर रहे हो, मगर पेरेंट पोस्ट में आपका लियन है, और जब चाहोगे आप भी आपका रिवर्ट कर सकते हो फ्यूचर में। तो वही चीज़ दिया है कि जिस पोस्ट में अभी न्यू पोस्ट में आप काम कर रहे हो उसमें इमीडिएटली लियन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली आपका अर्लियर पोस्ट में लियन बना रहेगा, वही चीज़ दिया है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट इन द सेम कैडर। The lion of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lion relates. Actually अभी जो काम कर रहे हो आप न्यू पोस्ट में काम कर रहे हो, तो आप न्यू पोस्ट में काम कर रहे हो, तो आपका जो अर्लियर पोस्ट था, जो आपका पेरेंट पोस्ट था, उसमें एक्चुअली अभी लियन है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, FR 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लोअर पोस्ट। कब आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लोअर पोस्ट में? गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट कैरिंग लेस पे ऑन अकाउंट ऑफ, जैसे आप अभी सपोज ग्रेड पे 5400 में काम कर रहे हो, अभी आपको बेसिकली रिवर्ट कर दिया गया 4800 को। अभी आप ग्रेड पे हायर ग्रेड पे बेसिकली 5400 है आपका, और आपको रिवर्ट कर दिया गया ग्रेड पे 4800 में। क्यों रिवर्ट कर दिया गया आपको लोअर पोस्ट में? क्योंकि ये जो रीजन है, एक है इनएफिशिएंसी, एक है मिसबिहेवियर और एक है रिटन रिक्वेस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओके। इनएफिशिएंसी के वजह से आप जिस पोस्ट में अभी प्रेजेंट पोस्ट में काम कर रहे हो आप इनएफिशिएंट हो, आपको डिक्लेयर कर दिया गया। और कभी कभी मिसबिहेवियर, सपोज मिसबिहेवियर केस में डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलता है,
और जब मेजर पेनल्टी लगता है तब आपको लोअर पोस्ट में एक्चुअली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेजर पेनल्टी केस में। अरे रिटन रिक्वेस्ट, आप रिटन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप जो प्रेजेंट पोस्ट में आप काम कर रहे हो उसको उसमें आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो और उसमें आप कॉम्पिटेंट नहीं हो और आपको लोअर पोस्ट चाहिए, तो आपका रिटन रिक्वेस्ट के हिसाब से भी आपको इट मीन्स लोअर पोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मगर तीनों केस में तो कब आपको लोअर पोस्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वही है यहाँ पर दिया है, इनएफिशिएंसी, मिसबिहेवियर और ऑन हिज रिटन रिक्वेस्ट। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है जो 15B है वो डिलीटेड है, राइट। चलो FR16 सब्सक्रिप्शन ऑफ पेंशन फंड, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू ए प्रोविडेंट फंड, ए फैमिली पेंशन फंड और अदर सिमिलर फंड इन अकॉर्डेंस विथ सच रूल्स एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब। जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है, जो जनरल ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, उस केस में आप प्रोविडेंट फंड है, बेसिकली फैमिली पेंशन और अदर सिमिलर फंड जो है आपको सब्सक्राइब किया जाएगा, मगर रूल के हिसाब से किया जाएगा। ओके, जो भी रूल्स है, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, जो स्पेसिफिक पैरामीटर है, उसके हिसाब से आपको प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन और अदर सिमिलर फंड में आपको सब्सक्राइब किया जाएगा, राइट। तो इट इज़ FR16। चलो नेक्स्ट वन FR17 एलिजिबल टू ड्रॉ पे एंड अलाउंसेस। फर्स्ट वन, an officer shall begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of a post with effect, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, with effect from the date when he assumes the duties of that post। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फर्स्ट वन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। सपोज एक पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट हो गया, तो जिस डेट में आप ज्वाइन करते हो पर्टिकुलर पोस्ट में, उसी डेट में, जिस डेट में आप ज्वाइन किया उसी डेट में उसको इफेक्ट हो गया, द डेट फ्रॉम द डेट व्हेन ही अज्यूम्स द ड्यूटीज ऑफ दैट पोस्ट। तो आपको पे एंड अलाउंसेस आपको उसी डेट से आपको मिलेगा जिस डेट में आप पोस्ट को ज्वाइन किया। जैसे न्यू अपॉइंटमेंट होता है, न्यू अपॉइंटमेंट में आप जिस दिन, जिस डेट में आप ज्वाइन किया उसी डेट से आपको आपका पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। और जब आपको उस जो पोस्ट मिला है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप एक पोस्ट में काम कर रहे हो उससे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पे एंड अलाउंसेस जिस डेट में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसी डेट तक आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, उसके बाद आपको पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा। उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो एन ऑफिसर शैल बिगिन टू ड्रॉ द पे एंड अलाउंसेस अटैच्ड टू हिज टेन्योर ऑफ ए पोस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये जो अंडरलाइन किया है, द डेट व्हेन ही अज्यूम्स द ड्यूटीज ऑफ दैट पोस्ट, राइट। और एक है shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties। दो चीज़ याद रखना है, जिस डेट में आप ज्वाइन किया ओके पर्टिकुलर पोस्ट में, आपका पे एंड अलाउंसेस उसी डेट से आपको मिलेगा, और जिस डेट में आपको उसी पोस्ट से और ड्यूटी से आपको डिस्चार्ज कर दिया गया ओके, तो उसी डेट से आपको पे एंड अलाउंसेस आपका बंद हो जाएगा। ओके, तो प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर, और एब्सेंट केस में प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी अथॉरिटी, विच एब्सेंट फ्रॉम, ये तो कॉमन है, विदाउट अथॉरिटी। आप सपोज एब्सेंट रह गए विदाउट परमिशन, जिसको बोलते हैं अनऑथराइज एब्सेंस। हम परमिशन नहीं लिया, जो लीव अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनका परमिशन नहीं लिया और लीव में चले गए, उनका परमिशन, तो वो अनऑथराइज एब्सेंस हो गया ना। तो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड में आपको पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा, वही चीज़ दिया है। प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर हु इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी अथॉरिटी शाल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच एब्सेंस। तो ये क्लियर हो गया, अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड में हमको पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है, जिस डेट में आप एक पर्टिकुलर पोस्ट में ज्वाइन करते हो वहाँ उसी डेट से आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, और जिस डेट में आपको उस ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब आपका पे एंड अलाउंसेस को सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और आप अनऑथराइज एब्सेंस जब रहते हो, अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड में ओके आपको पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो था ये रूल 17 था, एलिजिबल टू ड्रॉ पे एंड अलाउंसेस। और वही रूल 17 का जो सेकेंड रूल है, सब रूल है, द डेट फ्रॉम विच ए पर्सन रिक्रूटेड ओवरसीज shall commence to drop pay on first appointment shall be determined by the general or special orders of the authority by whom he is appointed। जब आपको ओवरसीज में रिक्रूटमेंट मिलता है, अब्रॉड में आपको रिक्रूटमेंट मिलता है, तो shall commence to drop pay, तो
द डेट फ्रॉम विच ए पर्सन रिक्रूटेड ओवरसीज शैल कमेंस टू ड्रॉप पे, जिस डेट में आपको अब्रॉड में आपको रिक्रूटमेंट मिला तो उसी डेट से आपको आपका पे एंड अलाउंसेस मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। इसको याद रखना है, बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी बाय हुम ही इज अपॉइंटेड। जो अथॉरिटी उसको अपॉइंटमेंट किया है वो एक जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे और वहाँ पर ऑर्डर में मेंशन होगा कि जिस डेट में आपको रिक्रूट कर दिया गया एक ओवरसीज पोस्ट में, सपोज आपको अब्रॉड में कोई पोस्ट में आपको अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो उसी डेट से आपको आपका पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेट फ्रॉम विच ए पर्सन रिक्रूटेड ओवरसीज ओके शाल कमेंस टू ड्रॉप पे ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट शाल बी डिटरमाइंड बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी बाय हुम ही इज अपॉइंटेड। तो जो अथॉरिटी आपको अपॉइंटमेंट किया वो पर्टिकुलर ओवरसीज पोस्ट में, तो इस केस में जिस डेट में आपको जनरल और स्पेशल ऑर्डर मिला कि आपको ओवरसीज में आपको अपॉइंटमेंट दिया गया तो उसी डेट से आपको आपका पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑथराइज एब्सेंस के ऊपर है FR 17A। इसको ये जो फंडामेंटल रूल 17A आपको याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू द अनऑथराइज एब्सेंस जिसको हम डायज नॉन बोलते हैं, उसके ऊपर देखेंगे। अच्छा, कब ए पीरियड ऑफ एन अनऑथराइज एब्सेंस, कब हम एक्चुअली अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पीरियड ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस, फर्स्ट वन, इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ड्यूरिंग ए स्ट्राइक which has been declared illegal under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947 or any other law for the time being in force। सपोज आप एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो और आप स्ट्राइक में चले गए, मगर वो स्ट्राइक इलीगल है, आपको स्ट्राइक के लिए परमिशन नहीं दिया गया, ओके, अब वो स्ट्राइक इलीगल है, तब जितना दिन आप वो इट मीन्स स्ट्राइक में आप जो आपका इन्वॉल्वमेंट रहा उसको अनऑथराइज एब्सेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर, ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, समझ में आ गया। तो स्ट्राइक इलीगल है, आप जो स्ट्राइक पीरियड है उसको अनऑथराइज एब्सेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसका जो सेकेंड पॉइंट है ये हमारे लिए है जनरल केस में, इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉइज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन इन कॉम्बिनेशन और इन concerted manner such as during a strike without any authority from or valid reason to the satisfaction of the competent authority। और एक जो सेकंड केस है, सपोज आप स्ट्राइक में चले गए, अदर जनरल केस में आप स्ट्राइक में चले गए विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी और विदाउट वैलिड रीजन, ऐसा कुछ वैलिड रीजन नहीं है और आप अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, आप ग्रुप वाइज आप स्ट्राइक में बैठ गए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आप उनका परमिशन नहीं लिया, ठीक है। और वो स्ट्राइक इलीगल है, वो एक्चुअली कोई वैलिड रीजन नहीं है स्ट्राइक का, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, आप कंबाइंडली आप स्ट्राइक में चले गए, तो उस केस में क्या होगा, वो स्ट्राइक पीरियड को अनऑथराइज एब्सेंस डिक्लेयर किया जाएगा। सो नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल केस में, इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई रिमेनिंग एब्सेंट अनऑथराइजली और डेजर्टिंग द पोस्ट। कभी कभी क्या है, इंडिविजुअल एम्प्लॉई वो विदाउट परमिशन वो लीव में चला जाता है, विदाउट द परमिशन ऑफ लीव अथॉरिटी, सपोज ही और सी हैज टेकन लीव, तो और डेजर्टेड द पोस्ट, पोस्ट में काम नहीं किया, जिस पोस्ट में जो असाइन किया गया है ड्यूटी वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अनऑथराइज एब्सेंस होगा, ठीक है। तो शैल बी डीम्ड टू कॉज एन इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस। आपको याद रखना है कि ये जो अनऑथराइज एब्सेंस में जो ब्रेक इन द सर्विस होता है, ये जो ब्रेक इन सर्विस होगा बेसिकली सभी एरिया में एक्चुअली उसको डिसेबल नहीं किया जाएगा। जब कुछ पर्टिकुलर एरिया है, हम आगे में देखेंगे, उसको आपका ब्रेक इन सर्विस होगा। ब्रेक इन सर्विस क्या है, आपका जो पास्ट सर्विस है उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, मगर यहाँ पर जो ब्रेक इन सर्विस है वो सभी एरिया में ब्रेक इन सर्विस नहीं लगेगा। अभी देखेंगे उसको, शैल बी डीम्ड टू कॉज एन इंटरप्शन, ओके, और ब्रेक इन सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ, जिसको बोलते हैं FR 17A डिसेबिलिटीज। यहाँ पर क्या है, अनऑथराइज एब्सेंस में ब्रेक इन सर्विस होता है मगर सभी एरिया में नहीं होगा, और वहाँ पर सपोज आप जो अनऑथराइज एब्सेंस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंडोन कर सकता है, माफ़ कर सकता है। सपोज उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंडोन नहीं किया
तो कुछ एरियाज में आपका ब्रेक इन सर्विस होगा, इट मीन्स पास्ट सर्विस फॉरफिट हो जाएगा, पास्ट सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो किस किस केस में आप देख लीजिए, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC, ठीक है, LTC और एक क्वासी परमानेंसी। क्वासी परमानेंसी क्या है, आप एक टेम्पोररी पोस्ट में हो और टेम्पोररी पोस्ट में, सपोज मेरा एग्जांपल में टेम्पोररी पोस्ट में हो तो ऑटोमेटिकली 2 इयर्स के बाद आपका परमानेंट पोस्ट होगा। और यहाँ पर आप टेम्पोररी पोस्ट में हो, 2 इयर्स के बाद आपका परमानेंट होगा, और उसमें आपका अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, और अनऑथराइज एब्सेंस होने से आपका पास्ट जो सर्विस था उसको फॉरफिट कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपका परमानेंसी नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। सपोज आप ऑलरेडी 1 ईयर काम कर चुके हो और आप अनऑथराइज एब्सेंस हो गए, तो आपका जो पास्ट सर्विस है, जो 1 ईयर पास्ट सर्विस काम कर चुके हो, वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं क्वासी परमानेंसी। और एक है, आप जानते हो कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए एक मिनिमम पीरियड सर्विस चाहिए। जैसे आप नवोदय केवी में आप प्रिंसिपल एग्जाम दोगे तो पीजीटी में आपको 8 इयर्स काम करना है, तो वही है मिनिमम सर्विस, मिनिमम 8 इयर्स आपको पीजीटी में काम करना है। तो इस केस में क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टाइम में आपका ब्रेक इन सर्विस अनऑथराइज एब्सेंस हो गया और उसको ब्रेक इन बेसिकली उसको कंडोन नहीं किया गया अनऑथराइज एब्सेंस को, तो वहाँ पर ब्रेक इन सर्विस हो गया, तो आपका जो पास्ट सर्विस है उसको फॉरफिट कर दिया गया, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों केस में, सभी जगह में नहीं, ब्रेक इन सर्विस जो होता है बेसिकली आपको याद रखना है, जो अनऑथराइज एब्सेंस, और इसको बोलते हैं हम डायज नॉन बोलते हैं, ठीक है। डायज नॉन के ऊपर मेरा तो वीडियो है, डायज नॉन के ऊपर है, तो इसमें आपको याद रखना है बेसिकली जो FR17A डिसेबिलिटीज़ जो आपका ब्रेक इन सर्विस होता है, वो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। LTC में आप जैसे जानते हो, LTC में आपको एक ब्लॉक होता है 4 ईयर और उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है 2 ब्लॉक में, ओके, ईच इन 2 ईयर्स। फर्स्ट 2 ईयर में आप होम टाउन LTC लेते हो तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको ऑल इंडिया LTC लेना है, ऐसे होता है, मगर उसका पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पर LTC में क्या है, आप सपोज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया और ब्रेक इन सर्विस उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि जो अनऑथराइज एब्सेंस को आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंडोन नहीं किया, माफ नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक इन सर्विस हो गया। तो ब्रेक इन सर्विस होने से क्या है, LTC के लिए दिक्कत हो गया, क्योंकि जो पीरियड है, जो मैं बताया अभी 4 ईयर ब्लॉक पीरियड, उसको डिवाइड कर दिया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 सब ब्लॉक्स, ईच सब ब्लॉक इज 2 ईयर्स, 2 ईयर फर्स्ट 2 ईयर्स होम टाउन और नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑल इंडिया, नहीं की। तो इस केस में एक्चुअली आपका ब्रेक होने से क्या है, पास सर्विस फॉरफिट हो जाता है और आप LTC के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है, एक है लीव ट्रैवल कंसेशन, क्वासी परमानेंसी एंड एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये तीनों केस में एक्चुअली ब्रेक इन सर्विस होता है और आपका पास सर्विस को फॉरफिट कर दिया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, तो इस केस में दिक्कत होता है। LTC के लिए दिक्कत होगा, और आप टेम्पररी पोस्ट है, आपका मिनिमम सर्विस होना चाहिए, उसमें ब्रेक इन सर्विस होने से क्या है, पास्ट सर्विस फॉरफिट हो गया, तो फिर आपका फिर जो सर्विस है जो टेम्पररी सर्विस फिर शुरू होगा, उसी से फिर 2 ईयर्स आपको काम करना है परमानेंट होने के लिए। और एक है जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बताया, तो इस केस में एक्चुअली डिसेबिलिटीज़ होता है, अदर केस में नहीं, सभी केस में नहीं, ठीक है, अनऑथराइज एब्सेंस में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, राइट। FR17A डिसेबिलिटीज़ तीनों केस में है, LTC, क्वासी परमानेंसी और एलिजिबिलिटी फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। नो डिसेबिलिटीज़ में बताया अभी कि जो ब्रेक इन सर्विस होगा, अनऑथराइज एब्सेंस को कंडोन नहीं किया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंडोन नहीं किया गया, तो जो FR17A जो डिसेबिलिटीज़ है, जो ब्रेक इन सर्विस है, वो 3 चीज़ के ऊपर लगेगा। अभी मैं बताया LTC के ऊपर, क्वासी परमानेंसी और ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अदर ये जो है एफिशिएंसी बार है कि प्रमोशन है, ये इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं रहेगा। नो डिसेबिलिटीज अंडर 17 है, जो अनऑथराइज एब्सेंस है, जो डाइज नॉन पीरियड है, इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। एफिशिएंसी बार की प्रमोशन, स्पेशल पे और अलाउंस, इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका पास्ट सर्विस को इट मीन्स फॉरफिट नहीं किया जाएगा। जैसे प्रमोशन में आपका पास्ट सर्विस को बेसिकली फॉरफिट नहीं किया जाएगा। एज यूजुअल मैनर आपका एफिशिएंसी बार रहेगा और एज यूजुअल मैनर आपको स्पेशल पे और अलाउंस मिलेगा, राइट। स्पेशल पे सपोज कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिया जाता है कि डिफिकल्ट वर्क दिया जाता है, उसमें आपको स्पेशल पे एज यूजुअल मिलेगा। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है, जो
FR17A डिसेबिलिटीज है जो डाइज नॉन है, जो अनऑथराइज एब्सेंस डिक्लेयर कर दिया गया, वहाँ पर जो ब्रेक इन सर्विस पीरियड होगा तो प्रीवियस तीनों केस में होगा, LTC, क्वासी परमानेंसी, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। इसमें जो मिनिमम पीरियड उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि पास सर्विस आपका फॉरफिट हो गया, और ये सब केस में उसका एडवर्स इंपैक्ट नहीं रहेगा अनऑथराइज एब्सेंस का। ये इसको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। परमिशन टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नॉट अलाउड ओनली व्हेन 17A डिसेबिलिटीज आर इम्पोज्ड। यदि 17A डिसेबिलिटीज बेसिकली इसको अप्लाई कर दिया गया कि आपका जो अनऑथराइज एब्सेंस था, जो डाइज नॉन पीरियड है, उसको कंडोन नहीं किया गया, उसको माफ नहीं किया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको माफ नहीं किया, तो वो डिसेबिलिटीज लग गया। अच्छा, डिसेबिलिटीज लगने से क्या है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट हो गया। मैं अभी एक उदाहरण दिया था, आपको बेसिकली JNV एंड KB में प्रिंसिपल एग्जाम देना है तो आपको PGT में 8 ईयर्स काम करना है, समझ रहे कि नहीं। तो यदि ब्रेक इन सर्विस को अप्लाई कर दिया जाता है और 17A डिसेबिलिटी को अप्लाई कर दिया जाता है तो आपका पास सर्विस फॉरफिट हो जाता है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उस केस में क्या है, ये दिया है, फाइनल ऑर्डर इम्पोजिंग डिसेबिलिटी इज येट टू बी इशूड। यदि ये जो डिसेबिलिटी है ये इशू नहीं हुआ है अभी, कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ब्रेक इन सर्विस जो है, जो आपका जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड था उसको डाइज नॉन के आकार में डिक्लेयर कर दिया गया, अभी उसका ऑर्डर इशू नहीं हुआ है। आपको तो ऑर्डर इशू होगा ना कि आप जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड था उसको डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया और अब ब्रेक इन सर्विस हो गया, तो आपको ऑर्डर दिया जाएगा, मगर अभी तक आपको ऑर्डर नहीं मिला है, उसके ऊपर एग्जामाइन चल रहा है। तो उस केस में आपको प्रोविजनली आपको परमिशन दे दिया जाएगा, प्रोविजनली परमिशन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए दे दिया जाएगा, प्रोविजनल परमिशन। आप तो एग्जाम दे दिए, मगर एग्जाम देने के बाद सपोज आपका क्वालिफाई कर जाते हो मगर वहाँ पर डिसेबिलिटी लग गया, तो इस केस में आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो इसको याद रखना है कि अभी तक आपको ऑर्डर नहीं मिला है, FR17A डिसेबिलिटी का ऑर्डर नहीं मिला है कि आप जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड था उसको डिक्लेयर कर दिया गया, आपका सर्विस को ब्रेक कर दिया गया, कि जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया, अभी तक आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको प्रोविजनली आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। और उसके बाद एग्जाम आप दे दिया, आप क्वालिफाई भी कर गए, मगर वहाँ पर डिसेबिलिटी लग गया, तो इस केस में आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड केस में वेयर डिसेबिलिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ FR17A हैव बीन इम्पोज्ड, सपोज FR17A ओके ये अप्लाई कर दिया गया कि आपका जो पास्ट सर्विस था उसको फॉरफिट कर दिया गया बेसिकली डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, ये वो डिसेबिलिटी लग गया, तो इस केस में आप अपील करोगे। तो आप अपील किया मगर अभी तक एक्चुअली आपका अपील को डिस्पोज नहीं किया गया, तो जब तक आपका अपील को डिस्पोज नहीं किया गया तब तक आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, डिसेबिलिटी लगा, आपका पास्ट सर्विस को फॉरफिट कर दिया गया क्योंकि ब्रेक इन सर्विस अप्लाई किया गया, डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया अनऑथराइज एब्सेंस को। अब आप उसको अपील किया, जब आप अपील करने के बाद यदि जो डिसेबिलिटी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा तब आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हो, मगर आप अभी अपील किया मगर अभी तक अपील को डिस्पोज नहीं किया गया। यदि अपील को डिस्पोज नहीं किया गया तब तक आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वही दिया है, वेयर डिसेबिलिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ FR17A हैव बीन इम्पोज्ड एंड अपील सबमिटेड बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल इज पेंडिंग डिस्पोजल बाय द competent authority, no permission to appear in departmental examination can be given unless and until the disabilities are removed by the order on the appeal। आप अपील किया, देन आप को सपोज आप अपील करने के बाद वो जो डिसेबिलिटी लगा था, जो ब्रेक इन सर्विस लगा था, उसको रिमूव कर दिया गया, तब आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाएगा। अपील किया मगर उसको अपील को डिस्पोज नहीं किया गया और जो ब्रेक इन सर्विस को रिमूव नहीं किया गया, तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। और लीव के ऊपर है, इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल रूल 17A ऑन लीव में बार बार बताया, ओनली LTC, क्वासी परमानेंसी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जो FR17A डिसेबिलिटी लगता है, ब्रेक इन सर्विस होता है, डाइज नॉन पीरियड डिक्लेयर होता है, सभी केस में नहीं, लीव में नहीं होगा। बेसिकली इफेक्ट हम देखेंगे, द पीरियड ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस विल नॉट एंटिल
फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ लीव। तो आपका लीव केस में आपका पास्ट सर्विस को फॉरफिट नहीं किया जाएगा एंड आपका जो क्रेडिट है, जो लीव एक्चुअली आपका सर्विस बुक में जो लीव ड्यू है उसको बेसिकली फॉरफिट नहीं किया जाएगा। एज यूजुअल वो सर्विस बुक में जो लीव ड्यू है वो रहेगा। पास्ट लीव के लिए पास्ट सर्विस को आप बेसिकली फॉरफिट नहीं किया जाएगा। तो उसमें देखेंगे डाइज नॉन होता है तो जो अनऑथराइज एब्सेंस होता है कैसे कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज एब्सेंस, ये ईएल केस में जो 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज एब्सेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन लीव ऑफ नॉन वैकेशनल स्टाफ्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईएल एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सीडिंग हाफ ईयर। क्योंकि एवरी हाफ ईयर में जो नॉन वैकेशनल स्टाफ है उनको 15 डेज का ईएल मिलता है। तो यहाँ पर आपका अनऑथराइज एब्सेंस हो गया तो जितना दिन अनऑथराइज एब्सेंस हुआ उसका 1/10, सपोज नेक्स्ट हाफ ईयर में आपका 15 डेज क्या होगा, 15 डेज ईएल आपको क्रेडिट होगा, 15 डेज ईएल। ओके, जो सक्सीडिंग हाफ ईयर आ रहा है, जो सक्सीडिंग हाफ ईयर आ रहा है आपको बेसिकली 15 डेज ईएल मिलेगा। मगर आप अभी सपोज आपका 40 डेज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, तो 40 डेज जब अनऑथराइज एब्सेंस हो गया उसका 1/10 आप निकाल दो, उसका 1/10 कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो सक्सीडिंग हाफ ईयर में आपको 15 ईएल मिलना चाहिए, आपको 11 ईएल क्रेडिट होगा। तो आपको याद रखना है बेसिकली नॉन वैकेशनल स्टाफ, तो जितना अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड होता है उसका 1/10 को आप डिडक्ट कर दीजिए। जो नेक्स्ट जो सक्सीडिंग हाफ ईयर आ रहा है, एवरी हाफ ईयर में नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए 15 ईएल क्रेडिट होता है। फर्स्ट हाफ ईयर में 15 ईएल और नेक्स्ट में 15 ईएल। जैसे जनवरी 1 एंड जुलाई 1 जनवरी 1 नहीं कि, तो उसमें आप देख लीजिए जो मैं 40 डेज जैसे अनऑथराइज एब्सेंस हो गया उसका 1/10 निकाल दीजिए, 4 है। तो जो सब्सिक्वेंट हाफ ईयर आ रहा है उसमें आपको 15 ईएल क्रेडिट होना चाहिए, मगर 11 ईएल क्रेडिट होगा। कितना ईएल क्रेडिट होगा, 11 ईएल क्रेडिट होगा। तो अनऑथराइज एब्सेंस के लिए ये जो मेरा एग्जांपल में ये जो 4 डेज को डेबिट कर दिया जाएगा 15 ईएल से, कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। वैसे ही जो हमारा वैकेशनल स्टाफ है, हम जानते हैं कि वैकेशनल स्टाफ के लिए क्या है ना, बेसिकली एवरी हाफ ईयर में 5 ईएल क्रेडिट होता है। कितना ईएल क्रेडिट होता है, 5 ईएल क्रेडिट होता है। तो उसमें क्या होगा, 1/30 ऑफ द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज, 1/30 ये बेसिकली आपको याद रखना है वैकेशनल स्टाफ। एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आप आपका अनऑथराइज एब्सेंट 2 मंथ, सपोज 60 डेज है। अच्छा, 60 डेज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, 2 मंथ्स अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, उसका 1/30 आप निकाल दो, उसका 1/30 क्या हुआ, बेसिकली 2 डेज हुआ। तो इस केस में जो सब्सिक्वेंट हाफ ईयर आ रहा है उसमें आपको 5 ईएल क्रेडिट होना चाहिए। कितना ईएल क्रेडिट होना चाहिए, 5। तो 5 से आप -2 कर दो, जो सक्सीडिंग हाफ ईयर में आपका कितना ईएल क्रेडिट होगा, 3 होगा। ये वैकेशनल स्टाफ के लिए, वैकेशनल स्टाफ के लिए जो अनऑथराइज एब्सेंस का 1/30 डिडक्ट होता है। जो सक्सीडिंग हाफ ईयर में जो ईएल जो 5 ईएल क्रेडिट होगा उससे 1/30 ऑफ द अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड मस्ट बी डिडक्टेड। समझ में आया। और जो हाफ पे लीव है, हाफ पे लीव केस में 1/18 इन रेस्पेक्ट ऑफ हाफ पे लीव विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एचपीएल एट द बिगिनिंग ऑफ द एचपीएल। क्या है, एवरी हाफ ईयर में 10 एचपीएल, एवरी हाफ ईयर में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है। सपोज अभी क्या है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका 36 डेज आपका सपोज अनऑथराइज एब्सेंस है, उसका 1/18 क्या है, 2 डेज हो गया, 2 डेज हो गया। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 10 एचपीएल आपका क्रेडिट होना चाहिए, मगर अभी कितना एचपीएल क्रेडिट होगा, 8, क्योंकि यहाँ पर अनऑथराइज एब्सेंस 36 डेज हो गया, उसका 1/18 क्या हुआ, 2 डेज। तो जो सक्सीडिंग हाफ ईयर में 10 एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, उससे आप 2 डेज को माइनस कर दो, 8 एचपीएल क्रेडिट होगा। तो आपको 1/18 इन रिस्पेक्ट ऑफ हाफ पे लीव, ये अनऑथराइज एब्सेंस के लिए 1/18 ऑफ द अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड मस्ट बी डिडक्टेड, ओके, फ्रॉम द एचपीएल सपोज इट इज क्रेडिटेड इन द सब्सिक्वेंट हाफ ईयर, राइट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और इंक्रीमेंट रिलेटेड है, इंक्रीमेंट केस में भी बेसिकली आपका पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। मैं बार बार होता है, सभी केस में आपका पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। और एक बार बता रहा हूँ, एलटीसी, क्वासी परमानेंसी एंड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जो डाइज नॉन पीरियड है, जो ब्रेक इन सर्विस पीरियड, जो डिसेबिलिटी डिक्लेयर कर दिया गया, तो वहाँ पर आपका पास्ट सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा।
और अदर केस में जैसे लीव में कैसा है और इंक्रीमेंट केस में क्या है, आपका पास्ट सर्विस को काउंट किया जाएगा, मगर जो अनऑथराइज एब्सेंस है उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो वही दिया, द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज एब्सेंस विल नॉट काउंट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। ओके, जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है उसको इंक्रीमेंट जब कैलकुलेट होगा वो पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, हाउएवर द पीरियड्स प्रेसिडिंग सच अनऑथराइज एब्सेंस विल नॉट बी फॉरफिटेड। ये FR 26 आगे में हम डिस्कस करेंगे। FR 26 में क्लियरली मेंशन है, जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है उसको इंक्रीमेंट के लिए वो पीरियड को, अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज एब्सेंस के वजह से आपका पास्ट सर्विस को फॉरफिट कर दिया जाएगा इंक्रीमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो ये टोटल था, उसको मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get some nice videos in future. Thank you and namaskar to all of you.